हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 12वीं की इतिहास का, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। और हम करने वाले जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर है सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं मैप की भी वीडियो बना चुका हूँ, मैप की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, आप है ना मेरे को ये बता देना कि आपका पोल साइंस का एग्जाम कब है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को डेट बता देना कि आपका पोल साइंस का एग्जाम कब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर रहे हो, पोल साइंस की क्यों नहीं कर रहे। तो शायद उनके पास सिर्फ पोल साइंस होगी, हिस्ट्री नहीं होगी। तो फिर भी आप मेरे को एक बार वेरीफाई करके, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, तो आप मेरे को वेरीफाई करके एक बार बता देना कि आपका पोल साइंस का एग्जाम कब है। ठीक है, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि इसी वीडियो के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। अब तो बच्चे भी सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, बट जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है उसी के अंदर से आते हैं, नहीं आते। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन करके जाओ, यहीं से आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। और इस चैप्टर की पीडीएफ मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। टेलीग्राम का नाम आपको पता ही होगा, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, वैसे तो मैंने वेबसाइट भी बना रखी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में वर्णित जो चांडाल होते हैं उनके कर्तव्य का वर्णन करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, चांडाल जो है उनको बहुत छोटा समझा जाता था, है ना। जो वर्ण सिस्टम है उसके अंदर तो वो आते ही नहीं थे, उनको सबसे ही नीचे समझा जाता था। और चांडालों के क्या क्या काम होते थे, सबसे पहले वो गाँव से उनको बाहर रहना पड़ता था। दूसरा है कि उनको फेंके हुए बर्तन का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा, जब भी वो गाँव में घुसते हैं ना तो उनको बर्तन बजाकर बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं, अपना घर का दरवाजा बंद कर लो ताकि आप हमें देख ना सको। मतलब इतना बुरा लोग मानते थे उनको, और वो खुद भी अपने आप को बुरा मानने लग गए थे। जब पूरी दुनिया देखते हो कि यार आपको बुरा बोल रही है, तो आपको भी लगता है कि आप बुरे हो बुरे हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बच्चों को डांटते क्यों नहीं ट्यूशन में। ठीक है, मेरा सिंपल सा रीज़न होता है कि अगर मैं उसे डांटूंगा तो उसके मार्क्स कम ही आएंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो डांटने का कोई सेंस नहीं बनता, समझा दो उसे ताकि वो आगे गलती ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्हें उन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है जिनका कोई रिश्तेदार नहीं थे। मतलब अगर कोई ऐसी बॉडी आती है जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता तो इनको अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ठीक है, वैसे बहुत पुण्य का काम माना जाता है अंतिम संस्कार करना, बट जिस वे में चांडालों को करना पड़ता था ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसवी, ये ईसवी होना चाहिए था, ईसवी ईसवी तक वर्ण व्यवस्था के मानदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा विकसित किन्हीं दो रणनीति की पहचान कीजिए। वैसे मैं 3 रणनीति बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 600 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल में सामाजिक जीवन बहुत जटिल हुआ। इस चुनौती की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या किया। मैं आपको सिंपल बता दूं, ये ना ये भी लिखा, क्या पता ये भी लिखा ना है, आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बदलते हुए समाज के कारण जो ब्राह्मण है उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई थी, कौन कौन से मापदंड बनाए थे। तो उन्होंने बहुत सारे नियम वगैरह बनाए थे। ठीक है, उनके कुछ नियम और नीतियाँ ये दे रखी है। पहला, अ, एक यह बताता है कि वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति एक दैव्य व्यवस्था। उन्होंने ना सबसे पहले ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई और उसमें बोला कि ये दैव्य व्यवस्था है, ये हमने नहीं है, भगवान ने बनाई है, आपको इसका आदर करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसके अनुसार है ना बहुत सारे नियम वगैरह भी बनाए थे। मतलब ब्राह्मणों ने बहुत सारे नियम बनाए थे उस समय, और उन्होंने बोला ये दैव्य है। ठीक है, इसका मतलब भगवान ने दिया, आपको इसका पालन करना है। क्योंकि देखो समाज बहुत जल्दी से बदल रहा था, उनको लग रहा था उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये बात बोली, तो लोग मानने लगे कि हाँ यार ठीक है, माननी पड़ेगी ये बातें। तो दूसरा, वह शासकों को यह उपदेश देते थे कि वह व्यवस्था और नियम का अपने राज्यों में अनुसरण करें। मतलब वो जो राजा वगैरह होते थे, जो क्षत्रिय वंश से होते थे, उनको बोलते थे, वंश नहीं क्षत्रिय वर्ण से होते थे, उनको बोलते थे कि आपको जो भी हमने नियम बनाया उनको अपने एरिया में मनवाने पड़ेंगे। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। इसका मतलब आप अगर ब्राह्मण में पैदा हुए हो आपका प्रशंसा होगी, अगर आप क्षत्रिय में हो तो आप राजा बनोगे, अगर आप वैश्य में हो तो बिजनेसमैन, और अगर आप शूद्र में हो तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, और आप किसी में भी नहीं हो तो आपका तो बुरा हाल है, आप अनटचेबल हो फिर तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी जो ब्राह्मणीय नियम है का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। बहुत ही टफ लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन की, आप देखोगे ना, अगर मैं इसका मतलब ना बताऊं ना आपको तो बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है वैसे। सिंपल ये बोला गया है कि ना बंधुत्व के और विवाह के ना बहुत सारे नियम बनाए थे ब्राह्मणों ने। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से नियम बनाए थे, बट है ना सारे लोग उन नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, उदाहरण देके बताना हमें कि कौन कौन से लोग पालन नहीं करते थे, हमें कैसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग पालन नहीं करते थे। तो ब्राह्मणों के नियम कुछ इस प्रकार हैं। पहला,
विवाह के पश्चात स्त्री को पिता का स्थान पर पति के गोत्र को मानना पड़ता था, जैसे आज भी होता है, शादी के बाद आपको पति का, हस्बैंड का सरनेम लगाना पड़ता है। दूसरा है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, मतलब शादी वगैरह नहीं कर सकते एक गोत्र के। दूसरा, पैतृक एक, अब ये ना थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि मैं समझाने जाऊंगा। गोत्र और वर्ण अलग होते हैं। गोत्र जैसे एक क्षत्रिय गोत्र है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय एक वर्ण है, क्षत्रिय के अंदर बहुत सारे गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लड़का और लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। ये थी वर्ण व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैतृक संसाधनों पर स्त्रियों का कोई हक नहीं होता था। जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मिलेगी, बेटों को मिलेगी, ठीक है। लास्ट ये लिखा है, पुत्र पिता की मृत्यु के बाद पिता के संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। पिता क्या आएगा, पिता के संसाधनों पर अधिकार जमा सकते, मैंने टाइप किया ना तो इसलिए गलती हो गई, ठीक है। तो अब ये तो चीज़ें हो गई जो हमारे कानून थे। अब बहुत सारी जगह पर हमने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा कि ये जो नियम है वो पालन नहीं होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल कहाँ का पालन नहीं होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, घुमा फिरा के आएगा। बंधुत्व एवं विवाह संबंधी नियमों का पालन सर्वत्र होता था, मतलब मैक्सिमम होता था, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हमें मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि नियम का अनुसरण सर्वत्र भी नहीं होता था, कुछ कुछ नहीं मानते थे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पहला, कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई अपने भाई का उत्तराधिकारी बन जाता था, जैसे थानेश्वर का राजा हर्षवर्धन अपने भाई का उत्तराधिकारी बना। जैसे कि हमको पता है कि पिता के मरने के बाद सब कुछ पुत्रों को मिलता है, पुत्र नहीं होता तो बढ़ जाता है। बट अगर हम एग्जाम्पल देखें हर्षवर्धन का, तो उन्होंने अपनी भाई की मृत्यु के बाद जो है वो सारी की सारी जो ताकत है वो अपने वो बन गए थे उत्तराधिकारी, जबकि ये नियम नहीं है, ब्राह्मणों के नियम के खिलाफ है। दूसरा, जो प्रभावती गुप्त थी जैसी स्त्री को भी सत्ताहीन हुई। मतलब मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो प्रभावती गुप्त थी, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले नियम देखा था कि स्त्री को कोई भी पावर नहीं मिलती थी, सत्ता नहीं मिलती थी, बट यहाँ पर स्त्री को सत्ता नहीं, वो तो राजकुमारी, रानी कहलाई गई बेसिकली। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने भाई रामगुप्त के उत्तराधिकारी बने। वही भाई नहीं बन सकते, बेटा बनना है, बट वो भाई के बन गए। नेक्स्ट है कि सामान्यतः खून के रिश्ते में विवाह वर्जित थे, परंतु दक्षिण में कई समुदाय अंतर विवाह देखा गया। इसका मतलब जैसे आप ब्राह्मणों ने भी बोला था कि एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, भाई बहन जो है चचेरे ममेरे वो शादी नहीं कर सकते, बट अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो है वो कज़न मैरिज हो जाती है, आज भी होती है, वैसे कॉमन है। नेक्स्ट है कि वैसे मैं आपको बता दूं, कज़न मैरिज करने से और एक ब्लड में मैरिज करने से एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभार, ठीक है। अरे रिश्ते की प्रॉब्लम नहीं बता रहा, एक आप कह सकते हो कि मतलब एक प्रॉब्लम हो सकती है बेबी जो बॉर्न होता है उसको, ठीक है। कभी साइंस में अगर मतलब टाइम मिला तो बताऊंगा आपको, आ जाना ब्लॉगिंग चैनल पे, थोड़े बात करेंगे इसके बारे में। भरत कुमार कोरवाल वाला मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, अगर कभी मन करे तो आ जाना। चलो बाकी हम देख लेते हैं जब तक वो खुल रहा है। ये रहा जी मेरा ब्लॉगिंग चैनल, भरत कुमार कोरवाल, ठीक है। चलो बाकी मैं इस पर लाइव भी लेता हूँ एग्जाम के बाद, शायद कल ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, ठीक है। तो बाकी पता ही है आपको यार, पेपर कॉपी आएगा, तो फिर बात ही टेंशन क्यों लेनी। नेक्स्ट है कि महिला से अपेक्षा की जाती थी कि वह विवाह के बाद पति का गोत्र छोड़ दे। हालांकि जो सतवानास थे, ये बोला गया था ना पिता का गोत्र छोड़ के पति का अपनाना है, बट सतवानास से विवाहित जो महिला थी ना, उन्होंने कभी भी अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया, पिता का ही गोत्र उन्होंने रखा। विवाह विवाह में भी कई प्रकार के बाद मान्यता विवाह के भी कई प्रकार को बाद में मान्यता दी गई। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण के अकॉर्डिंग 8 विवाह के नियम वो होते थे, 8 विवाह के तरीके होते थे, जिसमें से 4 जो थे वर्जित थे और 4 को बढ़िया माना गया था, बट बाद में उन चारों को भी मान्यता दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा बन सकते थे, बट बहुत सारे हमें ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिसमें वैश्य और ब्राह्मण भी राजा बने थे, वो भी ब्राह्मणों के वो उसके विरुद्ध था। ऐसी आबादी थी जिनकी प्रथाएं ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित नहीं थी, जैसे कि निषाद और खाना बदोश, जो एक जगह से जो दूसरी जगह लोग घूमते रहते थे, और जो खाना बदोश से चरवाहे थे वो तो एक जगह रहते ही नहीं थे, तो वो ब्राह्मणों की बात जो है वो इतने नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, चांडालों द्वारा शास्त्रों में बताए गए पतन के जीवन को स्वीकार ना करने के उदाहरण। ये तो सही में इनके साथ बुरा होता था चांडालों के साथ, तो इन्होंने मानने से ही मना कर दिया। आपने कभी सुना है कि तू तो चांडाल है ना, हम बोल देते हैं। एक्चुअल में हर जो भी हम ईडियम का यूज करते हैं ना, उसका कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो बताऊंगा मैं आपको कभी, और भी बहुत सारे ईडियम होते हैं, जैसे कि
पता नहीं एक और था। चलो आगे पढ़ते हैं, याद आएगा तो बताऊंगा। कि विवाह जाति के भीतर होता था, कभी कभी जैसे ये बोला गया था कि विवाह जो है ना एक जाति में नहीं हो सकता, एक गोत्र में नहीं हो सकता, बट भीम जो थे उन्होंने हिडम्बा से शादी करी थी, ठीक है, जाति से बाहर शादी करी थी, जबकि ये बोला जाता था गोत्र में, गोत्र अलग अलग होने चाहिए बट जाति सेम होनी चाहिए, बट उन्होंने जाति से अलग, यानी वो राक्षसजुड़ी कहा जाता है उनको, तो मतलब शादी वगैरह करी थी जाति से बाहर जाकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है यार, 8 12 और पता नहीं किस किस एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। वैसे ही आधा क्वेश्चन जो है ना इसका हम पहले ही कर चुके हैं, पहले कर चुके, बट फिर भी मैंने आंसर लिखवाया। अब सर पहले कर चुके इसका मतलब, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इन मापदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कौन सी रणनीति सुझाई गई? वो ये 3 जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, कि जो ये है वो दैव्य है, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये दैव्य है, भगवान ने भेजी है, राजा को बुलाया जाता था, नियमों का पालन करवाओ अपने इलाके में, और साथ में लोगों को भी बताते रहते थे कि जन्मजात होती है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में और व्यवसाय के बीच में संबंध बताइए। तो बेसिकली ब्राह्मणों के अनुसार जो है वो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण। तो उनके, अब देखो इन्होंने ही बनाया है तो इन्होंने बातचीत भी अच्छी रखी है, जैसे वेदों का अध्ययन करना, है ना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान प्राप्त करना। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मानते हैं, अब मेरे को ये, अब क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा नहीं पता मेरे को इसके बारे में, तो कुछ लोग मानते हैं कि वर्ण जो थे ना वो जन्मजात नहीं थे, काम के अकॉर्डिंग थे, और आज भी जो है वो काम के अकॉर्डिंग है। मतलब कोई बंदा आर्मी में है तो आप कह सकते हो कि वो क्षत्रिय वंश से है, चाहे बेशक उसकी जाति कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है। अब ये मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा बेखाम में, क्योंकि आपका भी एग्जाम है। वैसे ही आप रो के वीडियो देख रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे हम एक्स्ट्रा। बस ये याद रखना, ब्राह्मण जो है उनका काम ही होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध में संलग्न रहना, यानी युद्ध लड़ना, लोगों की रक्षा करना, न्याय देना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और उपहार देना, ये इनका काम होता था। वैश्य का काम क्या होता था? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि, पशुचारण, व्यापार वगैरह करना। जो शूद्र होते थे, हमारे चतुर्थ वर्ण जो होते थे, उनका ये था कि उच्च जो 3 जो हमारे वर्ण है ना उनकी सेवा करना काम होता था। ब्राह्मण ने इन और वो कौन कौन से मानदंडों का उपयोग किया था वो तो हम देख ही चुके हैं। ये लाइन काट दो क्योंकि मैं ऊपर ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है जी। समझ आ गया 4 वर्ण कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। घुमा फिरा के पूछा जाए ना कि ब्राह्मणों के अनुसार कौन कौन से कार्य होते थे या ब्राह्मणों के अनुसार कौन कौन से वर्ण होते थे, वो ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि महाभारत काल में स्त्री तथा पुरुष, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाए हैं सब में मिला है क्वेश्चन मेरे को। स्त्री और पुरुष के संदर्भ में जो संपत्ति है उसके अधिकार से क्या अभिप्राय है? मतलब मैं आपको बता दूं कि महाभारत के टाइम में जो स्त्री होती थी और जो पुरुष होते थे उनको इक्वल अधिकार नहीं थे, समान अधिकार नहीं थे उनको। तो क्या किसके पास ज़्यादा थे? मैं आपको बता दूं, मेल के पास ज़्यादा थे, फीमेल के पास कम थे। फीमेल को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी पिता की, जबकि पिता की प्रॉपर्टी लड़के को मिलती थी। चलो पढ़ लेते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में वर्णन है, मतलब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पिता को क्या, पुत्र को क्या मिलेगा और पुत्री को क्या मिलेगा। तो मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में बराबर बांटी जाती थी और बड़े लड़के को ज्यादा मिलती थी। स्त्री धन पर स्त्रियों का, मतलब वो जो दिया जाता था पिता की तरफ से उस पर स्त्रियों का हक होता था, बट मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पे नहीं होता था। भूमि, पशुधन, ये सारा का सारा जो होता था वो पुरुषों का होता था। उच्च वर्ग की महिला जो है वो संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी। मतलब अगर उच्च वर्ग की मानो, जैसे हमने देखा था ना प्रजापति जो हमारी गुप्त थी, प्रभावती गुप्त थी, उनके पास पावर थी, है ना। तो उच्च वर्ग की जो महिला थी उनके पास तो संसाधन की पावर थी, उनके पास तो संसाधन थे, बट जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। संपत्ति पर अधिकार अधिकर का एक एक आधार वर्ण था, एक अधिकार वर्ण भी था, मतलब संपत्ति एक ही की हुआ करती थी, ठीक है। संपत्ति पर अधिकर का एक आधार वर्ण भी था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक धनी वर्ण था, वर्ण बता रखा है बेसिकली, ये 2 पॉइंट आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। यदा कदा निर्धन ब्राह्मण और धनाढ़ शूद्र, मतलब जिनके पास धन हो, मतलब ये बता रखा है कि हमें कभी कभार ऐसा भी मिल जाता है, क्योंकि हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो कभी कभार हमें निर्धन ब्राह्मण भी मिल जाते हैं। तो सारे ब्राह्मण रिच नहीं थे और सारे शूद्र गरीब नहीं थे, ये बता रखा है। स्त्री और पुरुष के संपत्ति अर्जित करने के लिए अलग अलग तरीके होते थे। माता पिता और पति से मिली, मतलब
माता पिता पति से मिली भेंट अथवा उपहार स्त्री के होते थे, और बाकी जो होता था मरने के बाद जो भी होता था वो बेटे का होता था, और बेटे का भी सबसे बड़े बेटे का सबसे ज़्यादा होता था। महाभारत काल में पुरुष प्रधान जो था वो प्रधान समाज था, मतलब पुरुषों के इर्द गिर्द ही सब घूमता था, जैसे बताना है आपको। तो पैतृक सत्तात्मक व्यवस्था थी, सब कुछ जैसे मतलब मरने के बाद बेटे को ही दिया जाता था। दूसरा, महिलाओं का शोषण वगैरह होता था, ये माना जाता है। हमारे महाभारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हमें इंस्टेंस मिलते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें, हाँ, गांधारी गांधारी जो थी वो शादी नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी उनको शादी करनी पड़ी थी। तो ये भी एक इंस्टेंस बता रखा है, ठीक है। और साथ में लिंग भूमिका होती थी कि मेल को क्या काम करना है, फीमेल को क्या काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो था वो इससे पता चलता है। और मेल को हमेशा डोमिनेंस दी जाती थी, मर्दाना होना चाहिए, आत्मविश्वासी, अचूक, सहायक, सुरक्षात्मक, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कर्तव्य प्राण होना चाहिए, है ना, परायण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। बट कि महिलाओं को सिर्फ ये बोला जाता था कि घर में रहना है, ठीक है। बड़ों का सम्मान, ये सारा का सारा मेल का काम था। नेक्स्ट आते हैं, और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नंबर वगैरह आएंगे। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की मूल विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें एक्चुअली मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, मैं समझाऊंगा कैसे, बट इसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये बता रखा है कि बेसिकली महाभारत में जो है वो 2 संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। एक तो हमारा महाभारत है और दूसरा हमारा रामायण है, ठीक है। माना जाता है 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है हिंदू धर्म का। और दूसरा है, ये हिंदू धर्म के बारे में और उनके नैतिक कानूनों के बारे में बताता है। ओके। माना जाता है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा दोहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रंथ ऐसा माना जाता है, सबसे बड़ी पोयम है। ये पोयम ही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। संरचना, इसमें एक केंद्रीय वीर तथा, आपको पता है 2 भाइयों के बीच में लड़ाई थी, कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई थी। और साथ ही में ये माना जाता है कि इनको है ना ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन है ना, वो हमारे ऋग्वेद में दिया गया है। 1 नंबर में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और केंद्रिक पात्र पात्र तो आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र, जो हमारे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलो, और मैं आपको बता दूं एक और विशेषता है कि मौखिक रूप से इनको भाट सारथी ने इसकी शुरुआत की थी। अब भाट सारथी क्या होते हैं, आपको याद है कि जो रथ चलाते हैं उनको ही कहते हैं भाट सारथी, ठीक है। तो उन्होंने ही, ये भाट सारथी ने ही पूरा का पूरा देखा था महाभारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उन्होंने बाकी ऐसे लोगों को बताना शुरू किया, फिर एंड में माना जाता है कि इसको लिखा गया, ठीक है। बंधुत्व, व्यवहार और पितृवंशी का एक स्रोत है क्या, महाभारत। महाभारत की बात हो रही है, एक विशेषता है ना महाभारत की। दूसरा है, कालांतर में नई नई कहानी और घटना का समावेश हो गया। एक गतिशील ग्रंथ है। अब ये गतिशील मैं क्यों बता रहा हूँ, गतिशील बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिशील इसलिए है क्योंकि ये लाइफ के हर एक स्टेज में इसकी जो कहानियां हैं वो आपके जीवन से मिलती जुलती मिलती है आपको, इसलिए इसे गतिशील माना गया और इसलिए इसे विभिन्न विभिन्न भाषा में अनुवाद भी किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप देखोगे ना ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें सिर्फ आपकी महाभारत की विशेषता पूछी हुई है, ठीक है। मतलब 400 ईस्वी से लेकर 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच में हिंदू धर्म के बारे में बताता है ना, उस टाइम में जो जो हुआ। हमारा एक नैतिक कानून के बारे में बताता है। 1 लाख से ज़्यादा दोहे हैं, है ना। और पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई को दिखाता है। मौखिक रूप से इसको भाट सारथी ने बताया था, सबसे पहले शुरुआत इसकी करी थी, बट लिखा जो था हमारे वेद व्यास ने लिखा था, है ना। और ये एक पितृवंशिता को भी दिखाता है, विवाह का वो दिखाता है, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें भी हमारे महाभारत में कहीं ना कहीं इसका समावेश किया गया है। ओके। और एक गतिशील ग्रंथ है और उसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ठीक है। चलो, अब आते हैं, वही बात आ गई कि यह संभव है कि महाभारत एक ही रचयिता थे, या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों माना जाता है, वही क्वेश्चन आ गया ऊपर। मैंने आपको ये बात बोली थी, मैंने टेलीग्राम पे जब इसकी पीडीएफ भेजी थी ना, मैंने आपको बता दिया था। टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ। जब मैंने पीडीएफ भेजी थी मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड, आप देखोगे ऊपर वाला नीचे वाला ऑलमोस्ट सेम ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। चलो, अगर ये वीडियो थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत आ रही है ना, घुमा घुमा के देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये चैप्टर है ना बहुत इंटरकनेक्टेड है। एक्चुअल में ये बड़ा इसमें है ही नहीं कुछ, वर्ण दे रखा है जो कि आपको थोड़ा बहुत पता है। आपको तो पता है ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं और क्षत्रिय होते हैं, पता है। महाभारत के बारे में लिखा गया है, आपको पता है विमेंस को आज भी राइट नहीं है, पहले भी नहीं थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो बड़ा आसान होगा, तो घुमा घुमा के देखना, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले तो महाभारत, क्या ये संभव है कि महाभारत के एक ही रचयिता थे? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये माना जाता है कि महाभारत जो है ना वो भाट सारथी, जो हमारे भाट सारथी थे ना वो थे, जिनको हम सूत भी बोलते हैं, वही जो घोड़े पे जो आगे बैठते थे ना, रथ के आगे थे, उनको ही भाट सारथी कहते हैं। यह लोग योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे। 5वीं ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा की परंपरा को अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और इसे लिखा। ठीक है, 200 ईस्वा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में विष्णु के एक मुख्य आराध्य बने श्री कृष्ण को इनका अवतार बताया जा रहा था, जो इस कथा के मुख्य नायक हैं। पता ही है ना आपको, महाभारत सब जो अर्जुन के हमारे अर्जुन के जो सारथी थे वो कौन थे? भाट सारथी कौन थे? हमारे श्री कृष्ण थे। ठीक है, अ, अगर टाइम मिले तो कभी देखना महाभारत, बढ़िया है। मैं सच बताऊंगा, मैंने भी आज तक पूरी देखी नहीं है। ठीक है, स्टोरी पता है बट देखी नहीं है। अगर मैं विजुअली देखूंगा तो मेरे को बहुत और अच्छे से आपको लर्न होगी। और पता होना चाहिए, भारत में रह रहे हो, महाभारत नहीं पता क्या फायदा, है ना। 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के उपदेशात्मक प्रकरण जोड़े गए। मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि मनुस्मृति के भी बहुत सारे उपकरण जो है वो जोड़े गए। साहित्य परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता श्री वेद व्यास माने जाते हैं। मतलब माना जाता है कि हमारी जो महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखी है, बट शुरुआत भाट सारथी हुई थी, लिखा वेद व्यास ने। ठीक है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अब सुनो मेरे आंसर। क्योंकि इसकी विभिन्न घटनाएं तथा कथाएं चित्र, संगीत, नाटक अथवा चलचित्र के माध्यम से समय समय पर हम परिलक्षित होती रहती है। परिलक्षित होती रहती है मतलब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप उतार पाओगे इन कहानियों को। महाभारत विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, समय समय पर कहानियां इसमें समाहित कर लिया गया है। मतलब बहुत सारी कहानियां जो है वो इसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, मतलब पुराने टाइम की बात हो रही है, अब तो ऐड नहीं होती महाभारत में। ठीक है, किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई है? बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो हमारी जब हमारा ये महाभारत थी, मैं आपको बता दूं, महाभारत ऐसा नहीं है कि एक बुक मिल गई हमको कि लो जी महाभारत, ऐसा नहीं था। बहुत सारे अलग अलग श्लोकों को मिलाया गया। और सबसे पहले किसने इसकी शुरुआत करी थी? तो 1919 के अंदर प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे वीसी सुकथांकर। उन्होंने एक नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करी थी। बहुत सारे अलग अलग जो विद्वान थे वो उनके साथ मिले थे। आरंभ में है ना अलग अलग एरिया के अंदर घूमे और जो महाभारत के अलग अलग संस्कृत के जो पांडुलिपि है उनको एकत्रित करना शुरू किया, है ना। श्लोकों को ढूंढा, श्लोकों को मैच किया और एंड में जाके 13,000 पेजों का उन्होंने ग्रंथ बनाया। टोटल मिला के इस ग्रंथ को बनाने में 47 साल लगे, 47 ईयर्स। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें हमें विशेषकर उभर के हमारे सामने आई। क्या क्या सामने आई? पहली, संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंश समानता रखती है। मतलब बहुत सारी चीजें हमें सेम मिली। जैसे हम कश्मीर भी गए, कश्मीर से लेकर हमारा नेपाल से लेकर केरल, तमिलनाडु में जो भी पांडुलिपि मिली उसमें महाभारत में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। और उस तब इससे यह पता चलता है कि भाई हाँ, रियलिटी तो थी। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आने लगे। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें कॉमन भी मिली बट बहुत सारी में ना अलग अलग, जैसे कहीं पर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हमें देखने के लिए मिली। ठीक है, जहां पर कोई कहता है कि, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि वो कोई बोलता है बाण जो था वो पीठ पर लगा, कोई बोलता है बाण जो था वो दिल पे लगा, कोई बोलता है बाण जो था वो सर पे लगा। ऐसे ऐसे थोड़े डिफरेंस हमें देखने के लिए मिले। इन प्रभेदों का आकलन मुख्य पाठ पाद टिप्पणियों तथा परिशिष्टों के रूप में किया गया है। 13,000 पेजों में से आधे तो सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रभेदों है ना उन्हीं का ब्यौरा देते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं कि हाँ ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हमें अलग अलग मिलती है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया। अब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, बाकी हमारा एक वेबसाइट भी है www.mainpointstudy। अलग अलग चैनल है, पहले तो उनको सब्सक्राइब कर लेना है। भरत कुमार कोरवाल वाला है, ये मेरा मेन पॉइंट टेक का चैनल है। बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड है कि कैसे आप अर्न कर सकते हो। अर्निंग से रिलेटेड अगर बात मैं आपको बताऊं तो मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है, बट अभी जो है वो मेरे लिए एक दिक्कत बन गई है। दिक्कत क्यों बन गई है? क्योंकि जैसे जैसे मैं इस वेबसाइट पे नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसकी सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पेमेंट क्यों नहीं लगाते, पेमेंट ऑप्शन क्यों नहीं लगाते। कुछ लोगों के लिए कहना बड़ा आसान होता है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके लिए अगर मैं छोटी सी अमाउंट भी लगाऊंगा ना तब भी उनके लिए एक बड़ी अमाउंट होगी।
तो मैं नहीं चाहता कि मैं नोट्स पे कोई भी पेमेंट लगाऊं। जब मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी तभी मैं ऐसा करूँगा, अभी तो नहीं करने वाला। शायद इससे आपको फ़र्क भी ना पड़े, क्योंकि 12th शायद मैं बहुत आराम से निकाल दूँ, बट शायद जो आपके जूनियर है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको नोट्स दूंगा। आप है ना बिना टेंशन के टेलीग्राम पे जाओ, आपके लिए पीडीएफ पहले ही अपलोडेड है, ठीक है। बट अगर आप सपोर्ट करना चाहो, आपको लगे कि हाँ जी एफर्ट अच्छा है और बंद नहीं होना चाहिए, एफर्ट चलते रहना चाहिए, ठीक है, एंड फ्री में सब बच्चों को नोट्स मिलते रहने चाहिए, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और कितना छोटा सपोर्ट है, कितना बड़ा सपोर्ट है, अमाउंट कितनी बड़ी है छोटी है, वो मैटर नहीं करता, सपोर्ट मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस करा है, पेटीएम पे भेजते हैं और उसके बाद लिखते हैं सर मेरे पास सिर्फ इतने हैं। बच्चे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि लाखों बच्चे वीडियो देखते हैं, उसमें से आपने इनिशिएट लिया। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सपोर्ट से फ़र्क। जब मैसेज आता है ना तो लगता है हाँ कि बच्चे सपोर्ट में है मेरे, कंटेंट अच्छा लग रहा है उनको, वो चाहते हैं मैं आगे पढ़ाता रहूँ, अच्छे से बताता रहूँ, लोगों को नोट्स फ्री में देता रहूँ, वो बड़ी बात है, ठीक है। सपोर्ट मैटर करता है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।